सकता है ना, तो उसको भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोल दिया जाएगा, उसको भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मान लिया जाएगा। उसके बाद सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स कौन इशू कर सकता है और क्या कंडीशन है। दोस्तों ये कंडीशन आपको मेरे साथ याद करने पड़ेंगे। ये कंडीशन को मैंने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहले सर बेसिक कंडीशन, अगर एक कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स इशू करना चाहती है तो क्या क्या करना पड़ेगा सर। सबसे पहला बेसिक कंडीशन, उसको एओए में अथॉरिटी देना पड़ेगा, उसको ओआर पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और अगर आप लिस्टेड कंपनी हो ना तो ये ओआर आपको पोस्टल बैलेट के थ्रू पास करना पड़ेगा। और सर तीसरा तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन सुनो, जो आपका वोटिंग पावर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर से है ना, वो टोटल वोटिंग पावर के 74% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब सर अगर आपका टोटल वोटिंग पावर 100 है तो आपका डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स में जो वोटिंग पावर है वो 74 तक हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो सर इन्होंने तीन कंडीशन बेसिक डाले, पहले एओए में अप्रूवल, दूसरा ओआर, लिस्टेड कंपनी है तो ओआर जो है पोस्टल बैलेट के थ्रू पास होगा, और तीसरा आपका 74%। तीसरा क्या है? वोटिंग पावर जो है 74% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद सर ये तीन कंडीशन एक तरफ हो गए। अब सर बात करेंगे डिफॉल्ट की। किसकी बात करेंगे? डिफॉल्ट की। अब दो तरह की डिफॉल्ट की बात करेंगे सर। सबसे पहला, देयर शुड नॉट बी एनी डिफॉल्ट इन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न फॉर 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फाइलिंग में डिफॉल्ट नहीं हुआ होना चाहिए। ठीक है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न की फाइलिंग में डिफॉल्ट नहीं हुआ होना चाहिए। उसके बाद सर इन्होंने क्या किया, कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। सबसिस्टिंग डिफॉल्ट मतलब आज के डेट पे चालू, वैसा डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। किसमें? इन द केस ऑफ डिविडेंड, इन डिपॉजिट, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर। सर ये वो सारी चीजें जहां पे आप देते हो कुछ ना कुछ, जैसे कि पैसा हो गया। अरे बाबा देते हो मतलब क्या? डिविडेंड देते हो, डिपॉजिट रिटर्न करते हो, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करते हो, डिवेंचर रिडीम करते हो। ये सारे में अगर आपने कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट कर दिया, मतलब ड्यू डेट निकल गया है, अभी आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू हो रहा है, तो लॉ कहता है आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। उसके बाद सर कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन, किस चीज में कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया है? ऑन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। आपने प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड नहीं पे किया, या फिर आपने टर्म लोन का रीपेमेंट समय पे नहीं किया, या फिर स्टैट्यूटरी ड्यूज का पेमेंट नहीं किया, या फिर आईपीएफ को अमाउंट क्रेडिट नहीं किया समय पे। सर ये चार पॉइंट याद करना है आपको, मेरी साथ बात सुनो मेरी। सर ये तीन तरह का डिफॉल्ट है, एक पॉइंट नंबर 5, एक पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7। तीन अलग अलग डिफॉल्ट है। पहला डिफॉल्ट क्या बोल रहे हैं? जनरल बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न पिछले 3 साल में तुमने फाइल अगर नहीं किया है तो गए। दूसरा, अगर सबसिस्टिंग डिफॉल्ट है, मतलब आज की डेट पे चालू है, चार चीजों पे, डिपॉजिट, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर और एक एक्स्ट्रा डिविडेंड, ये चारों चीजों पे सबसिस्टिंग डिफॉल्ट है तो गए तुम। उसके बाद से तीन और क्या, और चार क्या है? कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड, आपने नहीं डिफॉल्ट कर रखा है चार चीजों में, प्रेफरेंस शेयर के डिविडेंड के पेमेंट में, टर्म लोन के रीपेमेंट में, स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ एम्प्लॉइज के जो स्टैट्यूटरी ड्यूज होते हैं, जैसे कि सर ग्रेचुटी एक स्टैट्यूटरी ड्यू है, उस तुमने डिफॉल्ट कर रखा है, या फिर आपको पता है सर कुछ अमाउंट आईपीएफ में क्रेडिट होता है, अगर वो आईपीएफ में अमाउंट आपने क्रेडिट नहीं किया तो ये चारों केस में क्या हो जाएगा? कंपनी क्या हो जाएगा? आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। और आपकी कंपनी जो है बताओ क्या होगा प्रॉब्लम? सर प्रॉब्लम ये है कि आप जो है डीवीआर इशू नहीं कर सकोगे। पर सर ये जो है ना, ये नॉट डिफॉल्टेड इन, ये कब तक के लिए चलेगा सर? अगर जिस दिन आपने ये डिफॉल्ट को गुड किया, उसका फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद 5 साल तक आप पछताओगे, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। मतलब क्या सर? सिंपल सी बात है, अगर एक कंपनी को, ध्यान से देखो सर, ध्यान से देखो मेरी स्क्रीन में। सर अगर एक कंपनी ने डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड नहीं दिया, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड नहीं दिया ना, तो जिस दिन ये डिफॉल्ट इन्होंने गुड किया, मतलब सुधारा, वो फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हो रहा है, वो फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद 5 साल तक तुम वनवास करोगे। उसके बाद तुम अगर चाहो ना तो डीवीआर इशू कर सकते हो। मतलब सर अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ऑन विच सच डिफॉल्ट वाज मेड गुड, से लेकर के 5 साल तक तुम क्या रहोगे? डिस्क्वालीफाइड रहोगे। क्या तुम समझे सर? हाँ सर। तो मैंने क्या कहा सर, कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए और कोई एक्स्ट्रा डिफॉल्ट भी नहीं क्या होना चाहिए 5 साल तक के लिए। और लास्ट, आपको कोई पेनल्टी भी नहीं लगी है कोर्ट या ट्राइब्यूनल के थ्रू इन द लास्ट 3 इयर्स। कौन से ऑफेंस से रिलेटेड? सर सेबी एक्ट का हो गया, एससीआरएफ, एमा, या ये अदर स्पेशल एक्ट से रिलेटेड आपका कोई भी ऑफेंस नहीं होना चाहिए। सर ये 8 कंडीशन देखना पड़ेगा आपको, 7 कंडीशन, तभी जाकर के आप क्या कर सकते हो? डीवीआर वाले शेयर्स इशू कर सकते हो। सर एक बार मेरे साथ याद कर लो ना, समझ के क्या फायदा हो गया? अभी क्लास में बहुत समझ लिए, अभी एक बार मेरे साथ याद कर लो ना सर, याद कर लो कौन कितने पॉइंट से 7, क्या क्या 7 पॉइंट है सर। देखो सबसे पहला पॉइंट है कि आपके एओए में अथॉरिटी होनी चाहिए, ओआर पास किया होना चाहिए। पर अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो ओआर कैसे पास करोगे? पोस्टल बैलेट के थ्रू पास करोगे। और तीसरा, आपका जो वोटिंग राइट्स इससे आ रहा है ना, ये टोटल वोटिंग राइट्स के 74% से कम होना चाहिए, तब जाके चल जाएगा हमको। उसके बाद सर आपका कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। डिफॉल्ट कौन सा? सबसे पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न में पिछले 3 साल में डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपका कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। सबसिस्टिंग मतलब क्या? चालू। तो चालू डिफॉल्ट किसमें? आपके डिबेंचर में, डिपॉजिट में, डिविडेंड में, और उसके अलावा प्रेफरेंस शेयर के रिडेम्पशन में। और तीसरा कौन सा डिफॉल्ट सर? आपका कोई भी अदर डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, डिविडेंड के पेमेंट में, या फिर स्टैट्यूटरी ड्यूज के पेमेंट में, या टर्म लोन के पेमेंट में, या फिर आईपीएफ को अमाउंट देने में। पर सर अगर ये डिफॉल्ट हो रखा है ना आपका, तो जब डिफॉल्ट गुड करते हो, वो फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होता है, उस दिन से लेकर के 5 साल तक आप क्या हो जाओगे बेटा? डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। और सर लास्ट वाला, सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्या है? दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि, प्लीज सुनो मेरी बात सर, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो पेनल्टी, आपका कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने क्या लगा रखा है? आप पे पेनल्टी लगा रखा है। अगर कोर्ट या ट्राइब्यूनल ने आप पे कोई पेनल्टी लगा रखा है, तो भी आप क्या हो जाओगे? आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। अगर 3 साल में पेनल्टी लगा रखा है, यू विल बी डिस्क्वालीफाइड टू इशू डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स। सर ये पूरा
ये पूरा आपका समरी हो गया डीवीआर का। सर क्या आपको मेरी बात समझ आई और क्या आप ये समझे किस तरीके से चीजें याद करनी है, किस तरीके से एक बार पढ़ लिया दिमाग में चलता रहता है ना, एक बार इस तरीके से नोट्स में रफ में बना के देख लो, ओहो भाई साहब जो सॉलिड याद होगा आपको। उसके बाद नहीं तो बाकी भाई आया है करवा के ही जाएगा, कहां जाएगा भाई, आया है सारी चीजें याद करवा के जाएगा। सर सुनो मेरी बात, अगला मैंने क्या कहा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू नोटिस फॉर जनरल मीटिंग और पोस्टल बैलेट टू कंटेन प्रिस्क्राइब डिटेल अबाउट द इशू। आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी इशू करोगे जब आप पोस्टल बैलेट के लिए भेज रहे हो ना, तो आप एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दोगे जिसमें आप बहुत सारी चीजें लिखोगे, हाँ हाँ चल चल बाप को नहीं सिखा, क्योंकि सर हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। उसके बाद सर, कंपनी शैल नॉट कन्वर्ट एक्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल कैरिंग डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। आप कन्वर्ट नहीं करोगे एक्जिस्टिंग वोटिंग राइट्स वाले को डीवीआर में, मतलब नॉर्मल शेयर्स को आप डीवीआर शेयर्स में कन्वर्ट नहीं करोगे, आप बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करोगे। और सर आपके पास वो सारे राइट्स होंगे जो एक नॉर्मल शेयर होल्डर के पास होते हैं, और आप रजिस्टर ऑफ मेंबर में क्लियरली लिखोगे कि हमारे शेयर होल्डर जो है ना, ये डीवीआर वाले शेयर होल्डर है, ये जो हमारे एग्जिस्टिंग हमारे जो शेयर होल्डर है स्पेशल डीवीआर वाले शेयर होल्डर है, ऐसा आप रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखोगे। सर ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सर आ जाओ नेक्स्ट सेक्शन, सीधा सेक्शन